पर वीडियो मेरा पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ही मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया या कहाँ पर अभी भी कुछ कमी है, तो मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मुझे आपके कमेंट्स जरूर चाहिए। मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि मैं कहाँ पर कमी रख रही हूँ और कहाँ पर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर आपने सच में इसे समझा है, पूरा वीडियो देखा है, और अगर आपको लगता है कि ये भरपूर है, ये ज्ञान जो है वो आपको ठीक से समझ में आ गया है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर। तो बच्चों, आज मैं फिर से समास लेकर आई हूँ, लेकिन समास को समझने के लिए बहुत ही शॉर्टकट मैं लेना चाह रही हूँ, ताकि आपको रटना ना पड़े और देखते ही समझ जाओ कि ये कौन सा समास है। समास, जैसे कि समास शब्द का मतलब ही है संक्षिप्त रूप। कुछ बड़ी चीजें होती हैं, बड़े शब्द होते हैं, फैला कर लिखे होते हैं, उनको शॉर्ट करते करते बीच में से जो फालतू शब्द उनको हटा देते हैं, और शॉर्टकट में यानी कि संक्षिप्त रूप में जो हम शब्द लिखते हैं वो होता है समास। यानी शब्दों को, कुछ शब्द होते हैं बढ़ा कर लिखे होते हैं, व्याख्या करके लिखे होते हैं, विस्तार से लिखे होते हैं, उन शब्दों को संक्षेप में कैसे लिखे लेकिन भाव बना रहे, भाव खराब ना हो, उनका जो मीनिंग है वो खराब ना हो, सिर्फ बीच में से फालतू शब्दों को हम हटा दें, वो होता है समास। समास यानी शब्दों का संक्षिप्तीकरण। तो समास, उसी तरह से मैं इस व्याकरण को भी, इन नियमों को भी मैं बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ बताना चाहती हूँ, जिसको कि आप देखते ही समझ जाएं। जैसे कि ये समास के 6 भेद हैं, ये समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कि ये तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास के 6 भेद होते हैं, इनको अच्छे से समझ लो। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, इसकी परवाह नहीं करनी, बस समास के भेद ये 6 होते हैं। कभी तत्पुरुष बीच में भी लिखा जा सकता है, कुछ किताबों में अव्ययभाव सबसे पहले दिया होता है, कुछ पुस्तकों में तत्पुरुष समास पहले दिया जाता है। इस चिंता में नहीं रहना, 6 भेद हमने लेने हैं जो इस तरह से है। अब इनको समझना कैसे है, ये जो शब्द दिए हुए ना, इन्हीं में इनकी व्याख्या है। इन्हीं शब्दों को आप अच्छे से समझ लो कि तत्पुरुष, पुरुष का मतलब व्यक्ति, और तत् मैंने वह व्यक्ति, वह व्यक्ति के साथ में जो भी नियम जुड़े हुए हैं, जैसे उस व्यक्ति का भाई है ना, उस व्यक्ति की बहन, उस व्यक्ति की माता, उस व्यक्ति की के पिता, तो का के की लगा हुआ है, यानी कि व्यक्ति के साथ जो संबंध, जो भी रिश्ते हो सकते हैं, वो उस पुरुष, तत्पुरुष, ठीक है। यानी जो भी रिश्ते हो सकते हैं, और रिश्ते शो करने के लिए चिन्ह होते हैं। चिन्ह जो होते हैं वो कारक के चिन्ह होते हैं, कारक विभक्तियों में माने जाते हैं, या फिर कारक जो होते हैं वो 7 कारक होते हैं। उन 7 कारकों के चिन्ह हमने बचपन से याद कर रखे हैं। अभी इस समय तो नए याद नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हमें पहले से पता है कौन कौन से कारक। इसमें सिर्फ कर्ता नहीं होता, कर्ता को छोड़कर कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, है ना, संबंध काके की, और अधिकरण में पेपर, ये होते हैं कर्ता को छोड़कर। वैसे 7 कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष में कर्ता नहीं रखते, कर्ता के बाद सेकंड नंबर से शुरू करते हैं। कर्ता को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की और अधिकरण में पेपर, ये 6 कारक इनमें प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी इन 6 कारकों के जो चिन्ह होते हैं वो जहां लगते हैं वो तत्पुरुष में होते हैं, वो जहां लगते हैं वो तत्पुरुष होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जिसमें पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। गौड़ का मतलब सेकंड नंबर पर, जो जिसका प्रभाव जो होता है वो मुख्य नहीं हो, ना होकर सेकंड नंबर पर हो, और जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। जैसे कि रसोई घर, रसोई घर एक शब्द ले लिया। अब रसोई घर जो है वो
रसोई के लिए। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे इसको, तो रसोई घर ये शॉर्ट फॉर्म है ये समास की। अब इसको जब विस्तार से समझेंगे, किसी को बताइए रसोई घर क्या है। रसोई के लिए यानी खाना पकाने के लिए जो घर होता है वो रसोई घर। अब के लिए, रसोई के लिए, इसमें के लिए ये चिन्ह आ गया। के लिए कारक का चिन्ह है ना, तो संप्रदान जो 4th नंबर पर जो कारक आता है उसका ये निशान होता है के लिए। तो रसोई के लिए घर आ रहा है। इसको विस्तार से देखा तो ये चिन्ह आ गया। तो यानी चिन्ह जिसमें, कारक चिन्ह जिसमें होते हैं वो तत्पुरुष समास होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। बस यहाँ ध्यान देना है कि रसोई के लिए घर, या फिर राजा का पुत्र, जैसे कि दही बड़ा, दही में डूबा हुआ, बड़ा हम कहें तो उसको दही में डूबा हुआ ना कह के दही बड़ा कह दिया, उसको संक्षिप्त रूप दे दिया। तो में, उसमें में चिन्ह आया हुआ है। तो जिसमें भी कारक के चिन्ह होते हैं वो ऐसे शब्द जहां भी होते हैं वो तत्पुरुष समास होता है। अब आओ कर्मधारय पर। कर्मधारय, जैसा कि ये शब्द में ही इसकी व्याख्या है। शब्द क्या है कि कर्म को जिसने धारण किया हुआ है, कर्मधारय यानी कर्म को जिसने धारण किया हुआ है वो कर्मधारय। अब इसकी व्याख्या क्या कहती है, यहाँ पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। अब जैसे महान है जो आत्मा, महाआत्मा शब्द है, महाआत्मा ये संक्षिप्त रूप है। अब इसको हम विस्तार से कहेंगे, इसको समझाकर कहेंगे तो महान है जो आत्मा। अब महान है जो आत्मा, आत्मा मेन क्या हुआ, आत्मा। अब आत्मा के गुण को बताया जा रहा है। आत्मा का गुण क्या है, महान, यानी कि आत्मा की विशेषता बताने वाला शब्द महान है। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होते हैं। अब जो आत्मा ये उत्तर पद है तो ये विशेष है। अब यहाँ पर महान है जो आत्मा बताया है तो इसका मतलब ये विशेषण और विशेष्य की का कार्य कर रहा है। दोनों शब्द विशेषण और विशेष्य का कार्य कर रहे हैं जहां पर, वहां पर कर्मधारय होता है। यानी कि कर्म है महान, आत्मा ने कर्म को, महानता को अपने ऊपर लिया हुआ है, धारण किया हुआ है, महान है जो आत्मा। अब इसी तरह से शब्द और लेते, अगर नीलकंठ अगर ले तो नीलकंठ नीला है जो कंठ, कंठ इसमें विशेष्य है, कंठ इसमें प्रधान है और नीला शब्द जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने वाला शब्द गौड़ है और यानी कि और जो विशेष्य है, जो प्रधान है वो उत्तर पद है, यानी कंठ, कंठ की विशेषता बताने वाला शब्द नीला है। तो नीला है जो कंठ यानी कर्म को धारण करने वाला शब्द है नीला। नीला शब्द कर्म है और कंठ जो कंठ ने उसे नीले को धारण किया हुआ है, इसलिए कर्मधारय हो गया, है ना। अब देखिए द्विगु। अब द्विगु शब्द में ही इसकी परिभाषा है। द्वि का मतलब होता है दो, दो यानी संख्या, संख्यावाची विशेषण जहां होता है, संख्या वाले गुण जहां पे होते हैं, गु मैंने गुण, संख्या वाले गुण जहां पर होते हैं वो होता है द्विगु समास। और द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। हमने देखा ना संख्यावाची। अब इसी परिभाषा में देख लो, द्वि यानी संख्या, संख्यावाची विशेषण, विशेषण और गुण, गुण की विशेषता बताने वाला। द्वि यानी कि पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्या वाले शब्द होते हैं जहां पर। तो जैसे तीन त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, भुज जो है वो भुजाएं जो है वो मुख्य हो गया, प्रधान है, और जो त्रि है ये विशेषण, संख्यावाची विशेषण बताने वाला शब्द पूर्व में आ गया, पहले में आ गया। तो यहाँ पर तीन संख्या वाले शब्द आ गए, तीन जो है वो संख्या वाला शब्द आ गया। तीन भुजाओं का समूह जो है वो संख्यावाची होने के कारण यहाँ पर ये द्विगु समास हो गया। क्या हो गया, द्विगु, यानी कि जिसमें संख्या वाले गुण होते हैं, यानी जिसमें पहला पद संख्या वाला होता है, जिससे संख्या का बोध होता है जिन शब्दों में, जैसे त्रिभुज हो गया, साप्ताहिक हो गया, वार्षिक हो गया, शताब्दी हो गया, या सतसई हो गया, या फिर त्रिकोण हो गया, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें पहला पद जो है वो संख्या वाला होता है, वहां पर द्विगु समास होता है।
अब जैसे अव्यय भाव देख लो, अव्यय भाव में अव्यय वाला भाव जहां दिखाई दे, अव्यय वो शब्द होता है जो परिवर्तित नहीं होता, जो अविकारी होता है, और जो अव्यय होता है वही अविकारी भी होता है। और अविकारी वाले कौन से शब्द होते हैं? जो उपसर्ग लगते हैं, जो शब्द में सबसे पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जितने भी उपसर्ग होते हैं वो अव्यय भी होते हैं। तो जहां अव्यय, पहला पद अव्यय वाला होता है, जहां पहला पद अव्यय होता है, या फिर हम कहें कि उपसर्ग वाला शब्द भी अव्यय होता है। इस शब्द में पहले अव्यय लगा होता है उसे हम उपसर्ग का नाम देते हैं। जब किसी शब्द से पहले अव्यय लग जाता है उस पार्ट को उपसर्ग का नाम दिया जाता है, और जो पार्ट शब्द के बाद लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। लेकिन यहाँ हम अव्यय की बात कर रहे हैं, तो अव्यय वो होता है जो परिवर्तित नहीं होता, जो बदलता नहीं, और उपसर्ग भी नहीं बदलता, है ना। तो यहाँ पर अव्यय, जिस शब्द में अव्यय भाव होता है, जो परिवर्तित नहीं होता, जिस पर किसी लिंग का प्रभाव नहीं होता, किसी वचन का प्रभाव नहीं होता, किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं होता, वाक्य चाहे पास्ट टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे फ्यूचर टेंस का हो, चाहे स्त्रीलिंग प्रधान हो, चाहे पुल्लिंग प्रधान है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन जो अव्यय वाला शब्द होता है वो नहीं बदलता, वो वैसा का वैसे ही रहता है। जैसे प्रत्येक दिन मैं स्कूल जाती हूँ, या प्रत्येक दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, या हर रोज बच्चे पार्क में खेलते हैं, हर रोज या प्रत्येक दिन, प्रत्येक में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे वो बच्चों के लिए आया हो, चाहे मैं अकेले के लिए आया हो, चाहे उसके लिए आया हो, प्रत्येक दिन नहीं बदलता। तो इसी तरह से प्रतिदिन, अब जहां हमने बताया कि जहां पहला पद अव्यय या उपसर्ग लगा होता है, जहां वो संपूर्ण पद ही अव्यय का कार्य करता है, वो शब्द पूरा का पूरा, जहां पहला पद उपसर्ग लगा है वो पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय का कार्य करता है। यानी प्रतिदिन अगर हम बोले मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, वे प्रतिदिन पार्क में टहलने जाते हैं, बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो प्रतिदिन में कोई बदलाव नहीं आया, चाहे वो मैं के लिए आया है, चाहे तुम सब के लिए आया है, चाहे हम सब के लिए आया है, लेकिन प्रतिदिन में कोई बदलाव नहीं है, वो शब्द वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पर प्रति लगने के कारण ये पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या कह रहा है? अव्यय भाव, अव्यय का भाव प्रकट हो रहा है प्रति के कारण, और प्रति जहां लग गया वो उपसर्ग लग गया, उपसर्ग लग गया है तो इसके कारण पूरा संपूर्ण भाग ही, संपूर्ण शब्द ही अव्यय का कार्य करने लग गया। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे अव्यय भाव। और सबसे ही आसान तरीका ये है, जिन शब्दों में पहले उपसर्ग लगा होता है वो शब्द अव्यय होते हैं, क्योंकि उपसर्ग भी अव्यय होता है, उपसर्ग कभी नहीं बदलता। ठीक है, अब बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व का मतलब ही होता है युद्ध करना, युद्ध यानी मुकाबला करना, यानी आमने सामने होना। दो दल है, एक इधर है और एक इधर है, ये शब्द ही देख लो, द्व एक लगा है और द्व एक, यानी दो दल हैं। ये जो बिंदी है ये बीच में सेंटर बना रहा है, तो द्व और द्व दोनों तरफ समान शब्द आए हुए, यानी दोनों तरफ समान प्रकृति के, समान बल वाले पार्टीज होती हैं, समान। जैसे आपने अखाड़े में देखा होगा, अखाड़ा यानी कि कुश्ती का अखाड़ा, तो दोनों तरफ बलवान एक ही सेम कैटेगरी के पहलवान होते हैं। पहलवानों के बीच में जो द्वंद्व, जो हाथों से लड़ा जाता है, वो द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व यहीं से समझ लो, वहीं से ये शब्द है, उसको भी द्वंद्व ही बोलते हैं। तो द्वंद्व का मतलब है दो पार्टीज, दो व्यक्ति या दो दलों में मुकाबला होना। और मुकाबला स्कूल में भी होता है, आपने देखा होगा कि स्कूल में प्रतियोगिताएं होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता आ रही है, तो दो बच्चे खड़े होते हैं आमने सामने, एक पक्ष में बोल रहा होता है और एक विपक्ष में बोल रहा होता है, और दोनों ही सही होते हैं, दोनों कहते हैं कि हमारी बात सही है, दूसरा भी हमारा, तो कम कोई नहीं होता, दोनों का इक्वली समान अधिकार होता है अपनी बात रखने का। तो यहाँ पर भी द्वंद्व यानी दो मुकाबले
चाहे वो कुश्ती के हों, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो स्कूल की प्रतियोगिता में हो, दो दल जहां होते हैं और दो दलों को अगर हम व्याख्या करके लिखते हैं या बिखरा के लिखते हैं, विस्तार से जब हम लिखते हैं, तब वो उसके बीच में और आता है। जैसे माता पिता, अब माता और पिता घर में हैं, घर में माता पिता दोनों का समान अधिकार है, यानी दोनों पद प्रधान है, माता का भी उतना ही हक है, पिता का भी। तो माता पिता को अगर हम व्याख्या करके लिखे तो माता और पिता आता है, तो और लगाते हैं या फिर या लगाते हैं या फिर अथवा लगाते हैं। जैसे रात दिन है तो रात और दिन, या फिर रात या दिन रात, है ना। इस तरह से लाभ हानि कह दो, अर्थ अनर्थ कह दो, धर्म अधर्म कह दो, सुर असुर कह दो। जो भी दो शब्द आ रहे हैं इनको विस्तार से लिखने के लिए और शब्द लगता है, तथा लगता है, या फिर या लगता है, या फिर अथवा लगता है। ऐसे शब्दों को हम द्वंद्व में रखते हैं, यानी कि जहां पर दो टीम की बात हो रही होती है, जहां आमने सामने होते हैं, जहां दोनों दलों का प्रधान समान अधिकार होता है, दोनों ही बराबर के पावर वाले होते हैं, बल वाले होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास को समझने के लिए और लगता है, या फिर या लगता है, या और लगा, या फिर या लगता है, या फिर अथवा लगता है ना, या फिर तथा भी लग जाता है, कभी कभी ये तथा भी लग जाता है। यानी दोनों शब्दों का महत्व बताने के लिए बीच में और, तथा, या, अथवा ये लग जाता है। तो ऐसे वाले शब्दों को हम द्वंद्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वंद्व बोलते हैं। अब आ जाते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में यहाँ बहु शब्द को ध्यान से देखो। बहुव्रीहि के मतलब है कि एक विशेषता बताने वाले बहुत सारे शब्द, है ना। किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले बहुत सारे शब्द। अब बहुत सारे शब्द तो होते हैं जहां पर, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है वो वहां नहीं होता। जहां पर ऐसा भाव है कि विशेषता तो बताई जा रही है, किसी की पहचान बताई जा रही है, सारे शब्द जो दिए जा गए हैं वो तो विशेषण में है, लेकिन विशेष्य कहीं और होता है, वो हमें ढूंढना होता है आगे क्वेश्चन मार्क लगाकर कि ये कौन है। जैसे शब्द दिया जिसके पहले ये देख लो, जहां ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, अदृश्य पद प्रधान होता है। यहाँ सभी पद विशेषण का कार्य करते हैं। यहाँ जो हमारे सामने शब्द होते हैं वो विशेषण का कार्य करते हैं। विशेष पद को संकेत के आधार पर ढूंढना पड़ता है। जैसे चक्रधर, अब चक्रधर शब्द दिया हुआ है, अब चक्रधर की हम व्याख्या करें, चक्र को जिसने धारण किया, चक्र को धारण करने वाला, अब करने वाला कौन है? चक्र को धारण करने वाला। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कौन है, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, या चक्र को धारण किया जिसने। तो कौन? जिसने, किसने? अब किसने के उत्तर में हमें कोई प्रश्न अगर उत्तर मिलता है तो वो व्यक्ति है जिसकी ये पहचान दी गई है, यानी कि विष्णु। चक्र विष्णु जी का चिन्ह है, विष्णु जी के हाथ में उंगली में चक्र होता है, तो चक्र को धारण करने वाला यानी कि विष्णु। और विष्णु भगवान की ये यहाँ पर चक्रधर हमें ढूंढना है। ये यहाँ पर विष्णु नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये उसकी पहचान दी गई है। चक्र को धारण करने वाला, ये सारे शब्द इसकी पहचान में है, और ये हमें उसकी पहचान के आधार पर हमने देखा कि ये विष्णु जी हैं जिनकी ये पहचान बताई गई। यानी कि ये सारे शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं, और विशेष कौन है ये हमें पता लगाना है। विशेष है विष्णु भगवान। इसी तरह से नीलकंठ ले लो, नीलाकंठ है जिसका, अब यहाँ पर मैंने कहा था कि कर्मधारय में कर्म को धारण करने वाला, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों वहां पर हैं, यानी कंठ विशेष्य का कार्य कर रहा है और नीला शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर हम इस तरह से ले रहे हैं, नीलाकंठ है जिसका यहाँ पहचान बता रहे हैं, नीलाकंठ है जिसका।
अब यहाँ पे जिसका अगर कहे तो क्वेश्चन मार्क करके पूछो किसका, तो भगवान शिव का। तो शिव की पहचान बताने वाले यहाँ पे सारे के शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं कि क्या क्या विशेषता बता रहे हैं कि नीलाकंठ है जिसका। अब ये सारे के सारे शब्द विशेषण के रूप में आए हैं और विशेष्य हैं भगवान शिव। तो यहाँ पर इस तरह की जब व्याख्या की जाती है, जब सारे के सारे शब्द ही विशेषण के रूप में आते हैं, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। तो अब यहाँ पर हमें पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने सारे ही इनके भेदों को इन शब्दों में ही ढूंढ लिया, इन शब्दों में ही हमने व्याख्या को ढूंढ लिया। अब व्याख्या जब इनमें ही मिल गई तो हमें अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अब हम यहाँ पे बहुत ही समझदारी के साथ शॉर्टकट में एक नजर में पहचान लेंगे कि रसोई घर रसोई के लिए लगा है, इसलिए तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष में कारक होते हैं, तत्पुरुष में कारक होते हैं। और कर्म धारय में कर्म प्रधान होता है, कर्म को धारण किया होता है, या फिर विशेषण और विशेष्य प्रधान होते हैं। विशेषण और विशेष्य यानी कि विशेषण और विशेष्य दोनों यहाँ पर होते हैं, विशेषण और विशेष्य, है ना। इसको समझ लो। द्विगु में संख्या होती है, द्विगु में संख्या प्रधान होती है, संख्या वाले शब्द होते हैं। और अव्यय में अव्यय होते हैं यानी उपसर्ग होते हैं जहां पर। और द्वंद्व में दो टीम होती हैं। और बहुव्रीहि में बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन सभी शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन सभी विशेषण का कार्य करते हैं। जहां विशेषण का कार्य करने वाले शब्द होते हैं और विशेष कहीं और होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। हो गए ना क्लियर बात। तो सारे के सारे भेदों को हमने ओरल एक नजर में समझ लिया, पहचान लिया। अब इसका उदाहरण कहीं से भी उठकर आ जाए, किसी भी कोने में से कोई भी बुक में से पुस्तक में से उठाकर दे दिया जाए, हम फौरन समझ लेंगे कि ये कौन सा भेद है, कौन से शब्द में कौन सा समास है, हम समझ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या नहीं समझ में आया। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि मैं हर तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। अब ये तरीका जब मैंने बताया है और ऐसे के कई वीडियोस भी बनाए हुए हैं, अब आप मुझे थोड़ा सा हिंट दें कि आप कहाँ पर कंफ्यूज हैं, क्यों आपके मार्क्स कटते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मार्क्स कटने की सवाल ही नहीं होता, मार्क्स कट ही नहीं सकते कहीं पर भी, क्योंकि हम समझ कर पढ़ रहे हैं। जब समझ कर पढ़ते हैं तो अपने दिमाग से काम लेते हैं, जब दिमाग से काम लेते हैं तो समझ कर, सोच कर, विचार कर हम उत्तर देते हैं। तो वहां पर इतना ज्यादा भी नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि हमने इन शब्दों के मीनिंग को समझ लिया। इन शब्दों के मीनिंग को जब हम दिमाग में रख कर किसी शब्द को देखेंगे तो फौरन क्लिक कर जाएगा दिमाग में, ओहो ये तो इसमें तो कारक चिन्ह है, ये तो तत्पुरुष समास हो गया, यहाँ पे तो दो टीम बनी हुई है, दो टीमें हैं तो द्वंद्व समास हो गया। अच्छा यहाँ पे तो गिनती आ रही है, संख्या आ रही है, संख्या वाले शब्द हैं इसलिए द्विगु समास हो गया, है ना। तो इस तरह से इन शब्दों को समझना एक ही नजर में, इसलिए ज्यादा समझने के लिए उससे पेपर तक पहुंचने से पहले इन शब्दों को समझ लो, और इन शब्दों को और अच्छे से समझने के लिए जो उदाहरण होते हैं उनको अच्छे से समझ लो। इन शब्दों के आधार पर जब हम इन शब्दों को समझते हैं तो कहीं पर मिस्टेक होने का सवाल नहीं होता। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, पर वीडियो मेरा पूरा देखें, पूरा देखने के बाद ही मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया या कहां पर अभी भी कुछ कमी है, तो मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मुझे आपके कमेंट्स जरूर चाहिए, मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि मैं कहां पर कमी रख रही हूं और कहां पर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर आपने सच में इसे समझा है
पूरा वीडियो देखा है और अगर आपको लगता है कि ये भरपूर है, ये ज्ञान जो है वो आपको ठीक से समझ में आ गया है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि आपके जैसे और भी बच्चे जो घरों में बैठे हैं, जिनके पास फोन नहीं है या जिनके पास इस साधन नहीं है किसी से पूछने का, जैसे भी करके उन तक वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। और मेरा जो प्रयास है, मेरी जो कोशिश है, आप ही उसे सफल बनाने वाले हैं। तो मेरी कोशिश को सफल बनाएंगे आप किसके माध्यम से? जितना अधिक शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कोशिश को कामयाबी तक जरूर पहुंचाएंगे, और मुझे सफलता तभी मिलेगी जब ये वीडियो आपके माध्यम से हर घर घर तक पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।